तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं MMT 7 का अपना डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है माइंड सर्वेइंग का, कि व्हाट इज द लाइन विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। हम लोग का टेलीस्कोप जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें टेलीस्कोप होता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे दो लेंस लगा होता है। जिधर जिधर से हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं। मान लीजिए इधर से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का आंख है। ठीक है, और ये इधर वाले लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि पास करता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, इसको हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपको पता होगा क्या होता है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है बताइए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपका होता है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपका पास करता है, एक तो आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर, और दूसरा आपका होता है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑन द डायफ्राम। डायफ्राम में जो क्रॉस हेयर होता है, जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उससे पास करता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव से। ये होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, और ये जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, लाइन ऑफ साइट के बराबर हो जाता है। लाइन ऑफ साइट हम लोग जब हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलो भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि विच ऑफ द लाइन इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस से जो इमेजिनरी लाइन पास करेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। वही लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है जो कि आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव से पास करता है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ होता है क्रॉस हेयर ऑन अ डायफ्राम, उससे पास करता है। ठीक है, होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और लाइन ऑफ साइट जो हम लोग देखते हैं, वही जब लाइन ऑफ साइट हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, जो कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन को आपका के बराबर हो जाता है, तब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ फॉर्मिंग और ब्रिंगिंग द क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स, क्या होता है ये? फोकसिंग होगा। फोकसिंग आप समझते हो कि ना, कैमरे में भी आप फोकसिंग करते हैं, कभी इमेज ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कभी इमेज जो एक प्लेन है उसके आगे बन जाएगा या फिर उसके पीछे बन जाएगा। उस केस में प्रॉपर फोकस नहीं हो रहता है। तो जिस प्लेन पे हम लोग को बनवाना है, उस पे प्रॉपर उस पे प्रॉपर उस प्लेन पे बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर फोकस रखना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द ऑपरेशन ऑफ फॉर्मिंग और ब्रिंगिंग द क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर में प्रॉपर बनाने के लिए इमेज को, कि वो प्रॉपर क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोकसिंग कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा। चले आगे, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द लोकल मीन टाइम एट लॉन्गिट्यूड 75 डिग्री 30 मिनट इज 8 आवर 45 मिनट। द corresponding स्टैंडर्ड टाइम विथ रेफरेंस टू द 82 डिग्री 30 डिग्री मेरिडियन। तो आपको पता है ना, हम लोग कोई भी एक एंगल होता है उसको किस किस फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताइए क्या क्या होता है। एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक, एक आपका होता है सेंटेसिमल सिस्टम, एक आपका होता है हावर सिस्टम। इसमें सब में हम लोग एक सरकमफ्रेंस लेते हैं। एक सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है इसमें? एक सरकमफ्रेंस बराबर होता है इसमें 360 डिग्री।
क्यों? 1 डिग्री आपका होता है 60 मिनट, और 1 मिनट होता है आपका 60 सेकेंड। ठीक है, यही होता है सेंटेसिमल सिस्टम में। क्या होता है, ये इतना यूज नहीं होता है। बेसिकली आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम ही बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। और फिर उसके बाद आवर सिस्टम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, और ये सेंटेसिमल सिस्टम क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन तब भी आपको जानना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? आपका होता है 4 ग्रेड के बराबर। जी, इसे ग्रेड कहते हैं। एक ग्रेड आपका होता है 100 सेंटीग्रेड के बराबर, और एक सेंटीग्रेड होता है आपका 100 सेंटीग्रेड के बराबर। ये क्या होगा, सेंटीग्रेड, और ये जाएगा सेंटीग्रेड। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन इसका नहीं है, क्वेश्चन आपका है आवर सिस्टम का। आवर सिस्टम में क्या होता है, एक सरकमफ्रेंस में 24 आवर, भाई एक आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में भाई 60 सेकेंड, ये ना होता है। तो हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी हम लोग को सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल दिया होता है, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना होता है आवर सिस्टम में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सरकमफ्रेंस बराबर कर देते हैं। 360 डिग्री इज इक्वल 24 आवर हो जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग वही 1 सेकेंड आपका इस मिनट, इसके इसको मतलब कम कम कंपेयर करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस डिग्री पे कहा है क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा, मतलब आवर सिस्टम में क्या होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते। ऐसा नहीं कि 82 डिग्री 30 मिनट्स को हम लोग डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। रेफरेंस ये दिया है कि जब आपका 75 डिग्री 30 मिनट है, तो 8 आवर 45 मिनट है। ठीक है, 75 डिग्री 30 मिनट है, तो 8 आवर 45 मिनट है। और वही आपका जब 82 डिग्री 30 मिनट होगा तो क्या होगा। तो हम लोग एक तो ये कर सकते थे ना, 82 डिग्री 30 मिनट को डायरेक्ट आवर सिस्टम में कन्वर्ट करके, जो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे। लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी रेफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग इसके रेफरेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, समझे? समझे ना? तो अब देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, कितना डिग्री का डिफरेंस है, बताइए। 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 75 डिग्री 30 मिनट, कितना है आपका? 7 डिग्री है। 7 डिग्री है, तो ये दिख रहा है ना, इसमें हम लोग 7 डिग्री ऐड किए हैं। 75 डिग्री 30 मिनट में 7 डिग्री ऐड किए, तो 82 डिग्री 30 मिनट आया है। वही 7 डिग्री को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे। 7 डिग्री को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होता है आपका? 360 डिग्री होता है ना, होता है वन सर्कमफ्रेंस। देखिए, वन सर्कमफ्रेंस आपका 360 डिग्री, और यहाँ पे वन सर्कमफ्रेंस 24 आवर, तो 360 डिग्री 24 आवर के बराबर हो गया। 24 आवर के बराबर होता है ना। 7 डिग्री किसके बराबर होगा? 24 डिवाइड बाई 360 इंटू 7, ये होगा। इसको कन्वर्ट करिए, इतना आवर होगा। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। 24 इंटू 7 डिवाइड बाई 360 इंटू 60 कर देंगे, तो यहाँ मिनट में आ जाएगा। बोलिए, एक आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, सॉरी सेकेंड में आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो सॉल्व करिए, कितना आएगा? 1680 सेकेंड। ठीक है, और फिर इसको हम लोग वापस से मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1680 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा। कितना आएगा? 28 आएगा, 28 मिनट आएगा। क्यों, बताओ। तो 28 मिनट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो हम लोग इसमें 7 डिग्री, तो ये आ गया। तो वही इसी तरह इसमें प्लस 28 मिनट हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग का कितना आएगा? 8 आवर 45 मिनट में 28 मिनट ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? करिए, 5 13 कैरी 13 आएगा, ये 9 इधर हो जाएगा, 9 आवर 13 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ हो जाएगा करेक्ट। चलिए बताइए, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ,
समझ में आया? मतलब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देता कि 82 डिग्री 30 मिनट को 82 डिग्री 30 मिनट को आप आवर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल है। हाँ, लास्ट में ऐड कर दिए, क्योंकि हम लोग देखे मतलब क्वेश्चन क्या दिया है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देता कि 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि इसमें आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम है, उसको आवर आवर में कन्वर्ट करिए, आवर सिस्टम में, तो आप डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा गया है, यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं कि 360 डिग्री आपका होता है 24 आवर के बराबर। ठीक है, और फिर उसका जो मल्टीपल है, ये वाला 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते तो कुछ और आंसर आता, लेकिन यहाँ पे इसके रेफरेंस में बोला है, एक रेफरेंस दे चुका है कि आपका 75 डिग्री 30 मिनट है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 आवर 45 मिनट को। तो 82 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख लिए हैं, इसमें 7 डिग्री ऐड किया गया है, और वो 7 डिग्री को इस फॉर्म में आवर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए हैं कि कितना ऐड किया गया है, उतना ऐड कर दिया गया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। बोलो हाँ ना। समझ में आया ना सबको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू सैंपल्स ऑफ वाटर। ठीक है, पीएच का दो वैल्यू दिया, हाउ मेनी टाइम्स सैंपल ए इज मोर एसिडिक देन बी। मतलब क्या बोल रहा है, सैंपल ए का H प्लस कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय सैंपल बी का H प्लस कंसेंट्रेशन, ये ना, H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय बी, यही ना बताएगा कि हाउ मेनी टाइम्स सैंपल ए इज मोर एसिडिक देन बी, ये ना होगा। और देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, ये ना होता है। एक बार पीएच क्या दिया है, 4.4 पुट कर देंगे, 4.4 इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना। H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 10 टू द पावर ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा ना, -4.4, ये कितना आएगा, तो सॉल्व करिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए। को सॉल्व करेंगे आपका आएगा 3.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, उसी तरह जब पीएच हम लोग क्या रखेंगे 6.4, तो क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस ऑफ बी, एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -6.4। इसको सॉल्व करिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। ठीक है, ये आ गया। अब निकालना था हम लोग को कि एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, क्या है 3.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 डिवाइड बाय 3.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -2 बचा, ऊपर जाएगा 100, कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, मतलब सैंपल ए 100 टाइम मोर एसिडिक है देन बी। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आया? वॉइस रुक जाता है, 20 वॉइस नहीं आ रहा क्या मेरा अच्छे से, वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? हेलो, हेलो, वॉइस बता दो भाई, सही है कि नहीं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या? सही है ना, वॉइस प्रॉब्लम है, आ रहा है कि प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, क्लियर, एकदम क्लियर है। ठीक है भाई,
तो एक बार जिसका प्रॉब्लम हो रहा है अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। बाकी तो मेरे एंड से तो क्लियर ही लग रहा है। अटक रहा है। चलो, आगे फिर प्रॉब्लम आए तो एक बार बता देना वॉइस का, ठीक है। अभी तो ठीक है ना? अभी ठीक लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सैंपल है, वाटर सैंपल, जो फॉलिंग आयंस, डिजॉल्व आयंस है। क्या है? सोडियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस आयन, मैग्नीशियम प्लस आयन, एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, यही सब है। ठीक है। कह रहा है कि वाटर का पीएच 7 है, और एटॉमिक वेट ऑफ ये सब मल्टीपल एटम का दिया हुआ है। टोटल हार्डनेस और ये सब पूछ रहा है कि टोटल हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ अ सैंपल क्या होगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो टोटल हार्डनेस आपका क्या होता है? टोटल हार्डनेस जो आपका होता है, वो होता है आपका कार्बोनेट हार्डनेस, हार्डनेस प्लस नॉन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब टोटल हार्डनेस जो होता है, वो होता है ड्यू टू आपका कैटायंस, और वो भी ऐसे कैटायंस नहीं, ऐसे सोडियम प्लस के वजह से नहीं होगा आपका टोटल हार्डनेस। तो कैटायंस लाइक आपका ऐसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, प्लस 3, और ये मल्टीपल है। जो आपका +1 वाले हैं उससे नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया? टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल हार्डनेस का क्या होता है फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन दिया है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन। कैटायन का क्या इक्विवेलेंट वेट है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो अब देखिए, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, कितना चार्ज होता है बेसिकली। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट होगा, डिवाइड बाय एक वैल्यू से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के केस में ये किस में टूटेगा? कैल्शियम +2, कार्बोनेट -2 ना। इसको किसे 2 से डिवाइड करेंगे, और एटॉमिक वेट कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? देखिए, सबका आपका सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं भी याद है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, 100 होता है, 40 ये होगा, 40 +12 +3 इंटू ऑक्सीजन कितना होगा, 16 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा? 50। एटॉमिक वेट उसका 50 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन, कितने कैटायन है देखिए यहाँ पे सोडियम के वजह से आपका नहीं आएगा। सोडियम की वजह से कभी पानी में हार्डनेस नहीं आता है। टोटल हार्डनेस वही हार्डनेस होता है। देखो ना, टोटल हार्डनेस अगर हार्डनेस कह रहे हैं तो सेम है। कार्बोनेट हार्डनेस एक चीज होता है, एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। ये दो अलग चीज होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से आपका आएगा, मैग्नीशियम +2 की वजह से आएगा, और एल्यूमिनियम +3 की वजह से आएगा। ठीक है। तो इसका कितना है? 40 मिलीग्राम पर लीटर, इसका 30 है, और इसका 3 है। तो किसका है? कैल्शियम का 40 है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन कितना है? 40। अलग अलग तोड़, इसको 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा ना। कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन किसका? कैल्शियम का, कैल्शियम +2 का, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका कैल्शियम का, वहीं पे आपका क्या है, मैग्नीशियम +2 का कंसेंट्रेशन,
डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम +2 प्लस आयरन है ना Fe+3 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe+3 सब में से कॉमन कर लिए इंटू 50 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिए इंटू 50। ठीक है, अब इसको हटाओ। अब ये क्या होगा, इक्वल टू कैल्शियम +2 का कितना है कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में देखिए 40 है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का वेट कितना है 40 डिवाइड बाय इसमें कितना चार्ज है +2 तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम +2। मैग्नीशियम +2 का कंसेंट्रेशन कितना है, मैग्नीशियम +2 का है 30 और उसका 3 है, इसका 30 है और इसका 3 है डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का कितना होता है 24 +2 चार्ज है तो डिवाइड बाय 2। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम +2 का। इसका 3 Fe का कितना होता है 27, उसको कर देंगे डिवाइड बाय 3 क्योंकि इसमें +3 चार्ज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। ठीक है, इसको काट देंगे, ये 40 40 कट गया, कितना आएगा 2 प्लस इसको काटिए, ये आपका कट गया 12 और ये काटिए 6 से कटेगा ना 2.5, ये कितना होगा काटेंगे 9 + 1/3 इंटू 50 कितना आएगा, सॉल्व करिए। कितना होगा 2 + 2.5 प्लस 3 कितना आ रहा है 241.66 आ रहा है। किसके अप्रॉक्स 242 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं ना, इतना मिलीग्राम पर लीटर। टोटल हार्डनेस आ गया, टोटल हार्डनेस TH ये हो गया। अब देखिए एक क्या होता है एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी ठीक है, ये ड्यू टू होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको भी हम लोग विथ टोटल हार्डनेस जैसे निकाला गया था ना एज CaCO3 के कंपैरिजन में कैल्शियम कार्बोनेट के, देखिए ना कैल्शियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में निकाला गया है ना, इक्विवेलेंट वेट उससे मल्टीप्लाई किया, उसी तरह इसको भी हम लोग निकालते हैं विथ रेफरेंस टू एज CaCO3 के। ठीक है, तो इसका भी वही है फॉर्मूला कि आपका जो कंसेंट्रेशन होगा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का, इस केस में किसका है, इस केस में आपके क्वेश्चन में क्या दिया है बाइकार्बोनेट दिया है HCO3 - 190 T 190 दिया है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितना दिया 190 दिया है, HCO3 माइनस से कितना है 1, कार्बन का 12, ये 48 डिवाइड बाय एक चार्ज है तो 1 से -1 है ना तो 1 से डिवाइड करेंगे इनटू 50, ये कितना आ जाएगा 19 डिवाइड बाय कितना आएगा 61 इंटू 50 हो जाएगा 156 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एल्कलिनिटी ये पता चल गया, दो चीज आपको पता चल गया। अब देखिए, अब होता है आपका जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है वो होता है मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस कॉमा एल्कलिनिटी, दोनों में जो मिनिमम है उसको लेंगे। तो यहाँ मिनिमम ऑफ कितना है 242 टोटल हार्डनेस है, एल्कलिनिटी कितना है 156, कौन सा मिनिमम 156 है तो 156 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा तुम्हारा कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, अब आपको पता ही है कि टोटल हार्डनेस वो होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट। ठीक है, टोटल हार्डनेस आप निकाल चुके हैं, कितना है 242, कार्बोनेट हार्डनेस निकल गया कितना है 156, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना आएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका आएगा
242 माइनस 156, तो सॉल्व करिए, जाएगा आपका 86 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पे आपका आ गया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो कि पूछा है 86 मिलीग्राम पर लीटर, और कार्बोनेट हार्डनेस है 156। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? टोटल हार्डनेस पूछा है 242 और नॉन कार्बोनेट 86, 242 86। समझ में आया? बताओ भाई क्वेश्चन। टोटल हार्डनेस आपका होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस ड्यू टू कैटायंस लाइक दिस, उनसे हम लोग निकाल दिए टोटल हार्डनेस। एक होता है एल्कलिनिटी, उसको निकाल दिए ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट होता है। यहाँ क्वेश्चन में बस बाइकार्बोनेट दिया तो इससे निकाल दिए। अब टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में जो मिनिमम होगा वो होगा आपका कार्बोनेट हार्डनेस। ये आपका आ गया कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ अब टोटल हार्डनेस में से आपका कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। एक चीज आप देख रहे हैं कि जब भी यहाँ मिनिमम ले रहे हैं, अगर टोटल हार्डनेस कभी मिनिमम आ गया तो कार्बोनेट हार्डनेस आपका टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जीरो हो जाएगा। दिख रहा है ना कि टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में जो मिनिमम लेते हैं ना, मान लीजिए किसी केस में टोटल हार्डनेस ही मिनिमम है, तो कार्बोनेट हार्डनेस आपका टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कार्बोनेट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस बराबर हो जाएगा, तो ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जीरो हो जाएगा ना। बताइए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, बोलो भाई। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। इस क्वेश्चन से मेरे हिसाब से कार्बोनेट का जितना कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता हार्डनेस के क्वेश्चन में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है इन एन एटमॉस्फेरिक अंडर सुपर एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में लैप्स रेट एडियाबेटिक लैप्स रेट आर कंडीशन द emission फ्रॉम द चिमनी प्रोड्यूस द प्लूम डिस्क्राइब्स है। तो इसमें आपको पता है ना दो तरह का लैप्स रेट होता है। एक होता है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट, एएलआर, एडियाबेटिक लैप्स रेट, और एक आपका होता है ईएलआर, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। लैप्स रेट, लैप्स रेट बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग एल्टीट्यूड पे प्रोग्रेस करते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर गिरता है ना। तो वही है, किस रेट से आपका टेम्परेचर गिर रहा है उसी को कहते हैं लैप्स रेट। ठीक है, तो अगर हम लोग एडियाबेटिक कंडीशन रख के, मतलब एडियाबेटिक कंडीशन आपको पता है ना क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो, उस कंडीशन को एक नॉर्मल एक कंडीशन माना गया है कि एडियाबेटिक कंडीशन, उसको रख के हम लोग लैप्स रेट निकाला गया कि किस रेट से आपका टेम्परेचर गिर रहा है जैसे हम लोग हाइट पे जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो ये आपका करीब करीब आता है -1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर, मतलब जितना 100 मीटर हम लोग हाइट पे जाएंगे उतना 1 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में निकाला जाता है, उसको कहते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट मतलब जो रिजल्ट आया, मान लीजिए अभी यहाँ टेम्परेचर इस हाइट पे कुछ था, 100 मीटर ऊपर कुछ और मिला टेम्परेचर, तो डिफरेंस लेके डिवाइड बाय हाइट कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा, डिवाइड बाय हाइट का डिफरेंस कर देंगे तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में जो पाया गया है वो आपका होगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, दो चीज समझ में आया? तो इसमें आपका मल्टीपल कंडीशन होता है, जैसे कि एक होता है कि ईएलआर ग्रेटर देन एएलआर। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है सुपर एडियाबेटिक कंडीशन, नॉमेनक्लेचर है बेटिक। ठीक है, एक होता है आपका सब एडियाबेटिक। इसमें क्या होता है आपका ईएलआर
लेस देन एएलआर। ठीक है, और इसमें ऐसा जो फ्यूम्स बनता है, चिमनी से निकलता है, तो जो फ्यूम्स बनता है यहाँ पे क्या लूपिंग बनता है। हाँ, यहाँ आपका कोनिंग कोनिंग शेप में बनता है, ऐसा कंडीशन है। तो चिमनी से मान लीजिए फ्यूम निकल रहा है, तो किस शेप का बनेगा, यहाँ पे लूपिंग शेप का बनेगा, ऐसे ऐसे, या कोनिंग शेप का बनेगा। ठीक है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन। एक होता है इन्वर्जन कंडीशन। इसमें क्या होता है आपका ELR लेस देन जीरो। ठीक है, इसमें आपका फेनिंग शेप का बनेगा। तो आपका क्या है बेसिकली सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में, जहाँ पे इन्वायरमेंटल लेफ्ट स्टेट ग्रेटर देन होता है एडियाबेटिक लेफ्ट स्टेट, वहां पे लूपिंग बनता है। सी ऑप्शन। समझ में आया? तो मैं डायग्राम भी लाया हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए, वही ELR ग्रेटर देन ALR, तो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन है। हाँ, इन्वायरमेंटल लेफ्ट स्टेट ग्रेटर देन एडियाबेटिक लेफ्ट स्टेट, तो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन या लूपिंग। देखिए ऐसे लूप फॉर्म में, अगर चिमनी से जो फ्यूम निकल रहा है, ऐसे लूप फॉर्म में वो निकलेगा। ELR लेस देन ALR, तो आपका क्या होगा, सब एडियाबेटिक कंडीशन है, तो ऐसे कोन फॉर्म में निकलेगा। ELR लेस देन जीरो, इन्वर्जन है। ठीक है, फैनिंग शेप में निकलेगा। ठीक है, एक होता है स्टेबल देन इन्वर्जन, तो फ्यूमिगेशन शेप में निकलेगा, लॉफ्टिंग शेप में निकलेगा, मल्टीपल केसेस हैं, ट्रैपिंग शेप में निकलेगा। ये ग्राफ है, देखिए ग्राफ के हिसाब से ELR और ALR का। इसमें तो कह सकते हैं कि ELR ग्रेटर देन ALR, ELR लेस देन ALR, और इस केस में ELR लेस देन जीरो। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका इस हिसाब से ग्राफ बनता है। ठीक है, स्टेबल देन इन्वर्जन, इन्वर्जन देन सब एडियाबेटिक, और इन्वर्जन अबव एंड बिलो स्टैक। ये तीन चीज है। ये पर्टिकुलर कुछ नहीं कह सकते कि ALR कम है कि ज्यादा है ELR से। ठीक है, कहीं ज्यादा होगा यहाँ पे, कहीं कम होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, आपका क्वेश्चन में क्या दिया है कि सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में क्या लूपिंग बनेगा। समझ में आया सबको? बोलो भाई। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मिक्सिंग का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वेस्ट वाटर का DO लेवल को, ये कंसंट्रेशन किस दिया हुआ है उसका, रेट क्यों दिया हुआ है, रिवर वाटर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है, और दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। मतलब इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, फिर यहाँ से ये निकल रहा है, इधर वेस्ट वाटर, इधर रिवर वाटर, इधर दोनों मिक्स होके इधर से ये आ रहा है। क्यू रेट से इधर जा रहा है, क्यू रेट से इधर जा रहा है, Q1 Q2 मान लेते हैं। तो इधर से Q1 प्लस Q2 रेट से निकलेगा। ठीक है, यही है। इसका क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन इसका इसका कितना होगा। तो Q1 इंटू कंसंट्रेशन C1 प्लस Q2 इंटू कंसंट्रेशन C2, क्या हो जाएगा, जो मिक्सिंग का कंसंट्रेशन होगा, मिक्सिंग का कंसंट्रेशन जो आएगा इंटू Q1 प्लस Q2, यही ना होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा। तो आपको क्या करें, मिक्सिंग का कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना, इनिशियल अमाउंट ऑफ DO इन मिक्सचर ऑफ वेस्ट वाटर एंड रिवर वाटर, क्यों, इसी का पूछ रहा है ना। तो क्या होगा, मिक्सिंग का कंसंट्रेशन कितना होगा, मिक्सचर का कंसंट्रेशन Q1 इंटू C1 प्लस Q2 इंटू C2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है, किस रेट से जा रहा है, 1.1 इंटू 2 प्लस 8.7 इंटू कितना है 8.3 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 8.7। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ऊपर कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, आएगा आपका 80, 70, 74.4
वन। और ये आएगा आपका 9.8, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 7.59 के करीब करीब आएगा मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कंसंट्रेशन का रहेगा। ऐसे कंसेंट ऐसे टेम्परेचर का भी दे सकता है कि मान लीजिए दो जगह से आ रहा है, यहाँ टेम्परेचर T1 है या टेम्परेचर T2 है, तो बोल देगा मिक्सर का टेम्परेचर कितना होगा। तो इसमें भी कर देंगे टेम्परेचर ऑफ मिक्सर T1 Q1 T2 Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। ठीक है, समझ में आया? बताओ भाई। चले, बोलो बोलो, ठीक है ना? लिख दिया करो यार तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डमी एक्टिविटी नेटवर्क। डमी एक्टिविटी आपको पता होगा ना? डमी एक्टिविटी का यूज क्यों करते हैं? कोई भी नेटवर्क है उसका लॉजिक मेंटेन करने के लिए हम लोग डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। मान लीजिए कुछ यहाँ ए से है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, फिर डी है, कुछ भी बन रहा है मान लीजिए। यहाँ एसिड और डॉटेड दिखाता है, ये होता है आपका डमी एक्टिविटी। कुछ जो नेटवर्क है उसका लॉजिक दिखाने के लिए, मतलब कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका दिखा रहा है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी कोई असलियत में कोई एक्टिविटी नहीं होता है, ना ही उसके पास आपका कुछ टाइम कंज्यूम करता है, ना ही रिसोर्स कंज्यूम करता है। तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है डमी एक्टिविटी का। यहाँ पे मतलब आपका टाइम दिया रहता है ना, 5 लग रहा है, 6 लग रहा है, इस केस में 0 होता है, कोई टाइम नहीं लेता है, ना रिसोर्स लेता है। तो डमी एक्टिविटी ना नेटवर्क हैम्पर द टोटल प्रोजेक्ट, नहीं बिल्कुल हैम्पर नहीं करेगा। रिड्यूस टाइम, अरे भाई जब उसका टाइम ही 0 है तो कुछ रिड्यूस टाइम करेगा नहीं। ऑप्टिमाइजेस, ना, डजेंट हैव एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होता डमी एक्टिविटी का। ठीक है, ठीक है ना? चले, तो डमी एक्टिविटी जो आपका होता है बेसिकली लॉजिक बिल्ड करने के लिए होता है, कि एक जो डजेंट हैव एनी इफेक्ट। पर गलत है, गलत है सर, इसका आंसर गलत दिया है एमएमटी में। अच्छा, गलत दिया है क्या? क्या दिया है इसका आंसर? क्या दिया है? ए दिया है? अरे ये तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से डजेंट होना चाहिए। बट देख लेते हैं। एक सेकंड। डी होगा मेरे ख्याल से। अगर वो दिया भी है तो गलत होना चाहिए। कैसे प्रोजेक्ट को हैम्पर कुछ नहीं करेगा हैम्पर। ठीक है, आप लोग खुद सोचिए। ठीक है, डी होगा। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फॉर द एक्टिविटी, कोई एक एक्टिविटी के लिए क्रैश कॉस्ट दिया हुआ है, नॉर्मल कॉस्ट दिया हुआ है, नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, और बेसिकली क्रैश टाइम दिया हुआ है। अरे, और क्रैश टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट स्लोप पूछा है। कॉस्ट स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट स्लोप होता क्या है? लिए होता है। कॉस्ट स्लोप का वैसे फॉर्मूला में बता देते हैं। कॉस्ट स्लोप आपका क्या होता है? तो आपका होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट।
डिवाइड बाय, हाँ, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, क्रैश कॉस्ट कितना है? 12 रुपया। नॉर्मल कॉस्ट 4 रुपया। नॉर्मल टाइम 1 घंटा। क्रैश टाइम 2 घंटा। कितना आ रहा है? 8 डिवाइड बाई 1। 8। कॉस्ट लोग कितना आ रहा है? 8, मतलब 8 रुपीज पर आवर। ये होगा आपका कॉस्ट लो। बताइए कॉस्ट लोप होता क्या है? कॉस्ट लोप ये होता है, मान लीजिए कोई भी एक एक्टिविटी है ए, हम लोग कर रहे हैं ना, एक एक्टिविटी ए है ना, तो उसको हम लोग अगर मान लीजिए ये 5 घंटा ले रहा है पहले करने में, ठीक है, उसको क्रैश करके हम लोग कर दिया गया 4 घंटा, तो 1 घंटा कम करने पे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, उसको कहेंगे कॉस्ट लो। ठीक है, ऐसे मतलब कि 4 घंटा 4 रुपया पहले देना पड़ रहा था, जब वो 3 घंटे में हो रहा था नॉर्मल टाइम। जब उसको हम लोग क्रैश टाइम कर दिया गया 2 घंटा, 2 घंटा, समझे ना? तो मतलब 1 घंटा से घट गया, 1 घंटे से क्रैश किया गया टाइम को। हाँ, तो ऐसे 12 लग रहा था, ऐसे 4 लग रहा था, लेकिन अब 8 ज्यादा लग रहा है। ऐसे 4 लग रहा था, लेकिन अब 8 ज्यादा लग रहा है ना, +8, 12 लगेगा क्रैश कॉस्ट। तो ये आपका कॉस्ट लो। ऐसे इसका न्यूमेरिकल बनता है ऐसे कि कोई एक्टिविटी है, उसको क्रैश किया गया है, मतलब एक तो कॉस्ट लोप हो गया, तो कॉस्ट लोप हम लोग को निकालना पड़ता है वहां पे, कितना रुपीज पर आवर है। ठीक है, मान लीजिए कहा गया है कि 3 आवर हम लोग क्रैश किया गया है, 3 आवर क्रैश किया गया, तो ये एक जो कॉस्ट लोप है इंटू 3, ये टर्म जो पूरा प्रोजेक्ट टाइम था, प्रोजेक्ट कॉस्ट था, उसमें ऐड करना पड़ेगा, में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? बताओ भाई। बोलो। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट देते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये आपका क्या फिजिबल रीजन है? एक सेकेंड वेट करिए। हम्म, तो हाँ, तो ये आपका कंस्ट्रेंट C1 है, C2 है, इसका ये रीजन आ रहा है, और एक ये रहता है greater than 0, y greater than 0। ये फिजिबल रीजन आ रहा है ना? तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई करेंगे, वो आपका सॉल्यूशन क्या देगा? फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा, वो जो फिजिबल रीजन है, इसमें जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो आपका देगा, वो आपका क्या देगा? फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कोई जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, कि 5x1 + 7x2 ऐसे कुछ टाइप, या x1 x2 है, तो कहता है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हम लोग कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन है, ठीक है, चार, एक तो फिजिबल रीजन आपको दिख गया ना, फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन में जितने पॉइंट लाई करेंगे, वो आपका देगा फिजिबल सॉल्यूशन। एक होता है आपका कॉर्नर पॉइंट, वो होता है कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन, और हर एक कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन को हम लोग लेके जेड में पुट करेंगे। ठीक है, जेड में पुट करेंगे, तो जो आपका सेटिस्फाई करेगा, मैक्सिमम देगा, वो होगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका क्या होगा? वन ऑफ द कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन। ए नहीं होगा भाई, सुरजीत, ए नहीं होगा।
तो वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन होगा। जितने भी कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन है उसमें से कोई एक होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। होल फिजिबल रीजन नहीं, होल फिजिबल रीजन जो आपका है उसमें बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे, वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन देगा। तो होल फिजिबल रीजन आपका नहीं होगा। और जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपका कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन है, तो एवरी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें से जो आपका जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको जो भी है, तो वो होगा आपका वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन। ठीक है। इनमें से कोई एक आपका दे देगा, मैक्सिमाइज कर देगा वो इक्वेशन को। ठीक है। हाँ, वो भी कोई एक, सही बोला। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द क्वीन का क्वेश्चन है, क्वीन थोड़ी, अराइवल रेट लैम्डा, सर्विस रेट न्यू, क्या कह रहा है, लैम्डा इज ग्रेटर देन न्यू, अराइवल रेट ग्रेटर देन न्यू। खुद सोचिए कि लोग ज्यादा आ रहे हैं, सर्विस धीरे धीरे चल रहा है, कैसे होगा काम, काम चल पाएगा? चल ही नहीं पाएगा। कि लोग ज्यादा रेट से आ रहे हैं और उनको सर्विस जो मिल रहा है, सर्विस रेट वो धीरे है, कि 1 मिनट में 5 ही लोग को सर्विस मिल पा रहा है, लेकिन एक एक मिनट में 5 नए लोग आ जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या इनफाइनाइट क्यू बनेगा? हाँ, क्योंकि लाइन तो बढ़ते जाएगा, तो वेटिंग जो क्यू है वो तो बढ़ते जाएगा। सर्विस फैसिलिटी विल ऑलवेज, हमेशा बिजी रहेगा। सिस्टम अल्टीमेटली इनफाइनाइट है, तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा कुछ काम किसी का, तो फेल कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों भाई? ठीक है, डी होगा। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। लास्ट में एमटी में शायद इसका प्रॉपर थ्योरेटिकल अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है? 0.0785 इंटू डी स्क्वायर, क्या नेगेटिव होता है करेक्शन? करेक्शन ड्यू टू आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है? 0.0112 डी स्क्वायर, पॉजिटिव होता है, तो इसको ऐड करना पड़ता है ना? बताए थे ना कैसे आपका नेगेटिव पॉजिटिव आया था, याद है ना सबको? ये क्या हो जाएगा, 0.0785 डी किलोमीटर में पुट करेंगे, 2400 मीटर, किलोमीटर कितना, 2.4, तो 2.4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? हो जाएगा आपका 0.45216 मीटर। और ये होगा 0.0112 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, 0.064512 मीटर। ठीक है। तो कितना है, 0.452, 0.004। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना सबको? और पिछले एमएमटी में डिस्कस भी किए थे कैसे करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है नेगेटिव होता है नेचर, और ये करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन पॉजिटिव होता है। कंबाइंड करेक्शन क्या होता है? कंबाइंड करेक्शन क्या होता है? करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर माइनस करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये पूरा क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर। ये कितना आता है, 0.0673 इंटू डी स्क्वायर। चले आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द आरएल इफ बेंचमार्क का आर दिया हुआ है, आरएल और बेंचमार्क दिया हुआ है, बैक साइड रीडिंग दिया है, फोर साइड रीडिंग दिया है, यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड फाइंड करिए। अब देखिए, बैक साइड मान लीजिए यहाँ पे है, बैक साइड क्या होता है, जहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाए रहते हैं, ये बताइए। तो ये हो गया। अब हम बताइए कि क्यों हम इस पॉइंट को ऊंचा रखें, इस पॉइंट को हम नीचे रखें। हमको तो पता नहीं भाई आरएल इसका कितना है, इसका कितना है, इसको बेंचमार्क कहा गया है, और इसका आरएल दिया हुआ है आपका 400।
तो हमको ये बताइए कि क्यों हम इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है बैक साइड रीडिंग जो है आपका कम है, और फोर साइड रीडिंग ज्यादा है। फोर साइड रीडिंग ज्यादा मतलब कि वो ज्यादा डेप्थ है। इसको जब आपका इंटरसेक्ट कराएंगे, फिर बैक साइड रीडिंग ये देगा। ठीक है, बैक साइड ये देगा। बैक साइड कितना है आपका? 1.142 पीछे। और फोर साइड रीडिंग आपका कितना है? सही कह रहे हैं, फोर साइड वैल्यू ज्यादा है आपका, 2.121। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका? क्या पूछा है आपका? फाइंड द आर एल ऑफ, इस पॉइंट का आर एल पूछा है। चलिए बहुत इजी, 400 में ऐड कर दिए 1.142, इस पॉइंट का आर एल आ गया। तो यहाँ पे इसको ये माइनस कर दिए 2.121। सही है। कितना आएगा? इसको सॉल्व करिए, आएगा आपका 399.021 मीटर। ये ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। ठीक है भाई, थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। चले आगे। ये देखिए फिर वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वही कंबाइंड करेक्शन पूछ रहा है। कंबाइंड करेक्शन क्या होता है? करेक्शन माइनस रिफ्लेक्शन, ये नेगेटिव हो जाएगा इन नेचर। क्या होता है? 0.0673 इंटू डी स्क्वायर। पुट करिए 0.0673, डी कितना है? 2.94 का होल स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका 0.581। ठीक है, ऑप्शन डी। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। ठीक है, सही है ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी देखिए क्या कह रहा है, लाइन ऑफ साइट इज ऑल्सो कॉल्ड। कि लाइन ऑफ साइट को हम लोग और क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। अभी हम बताए थे ना लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, कि वो इमेजिनरी लाइन जो कि आपका इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर इन डायाफ्राम उससे पास करे, और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव इससे पास करे, वो क्या होता है? लाइन लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जब आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो लाइन ऑफ साइट को ओवरलैप कर देता है। उस केस में लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट को हम लोग और क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। चले, बेसिक क्वेश्चन ये देखिए, ओ एच माइनस आयन का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। माइनस आयन का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 10 to the power of -5.6 मिली मोल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ओनली डी डी, हाँ डी डी चलते आ रहा है। मिली मोल है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट डाल दिए होंगे गड़बड़ आंसर आएगा। मिली मोल में है। मिली मोल है तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 to the power -5.6 इंटू 10 to the power -3 मोल पर लीटर होगा। ये कितना हो जाएगा? 10 to the power of -8.6 मोल पर लीटर। ओ एच माइनस आयन का कंसेंट्रेशन, तो पीओएच निकल जाएगा। -log⁻10 ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन, ये ना होगा? तो कितना आएगा? -log⁻10 ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ 10 to the power of -8.6, कितना आएगा? 8.6 पीओएच आ गया। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14। पीएच कितना आ जाएगा? 14 -8.6, कितना आ रहा है? 5.4। ठीक है, ये कितना होगा? 5.4। पीएच ऑफ द सैंपल 5.4। मैक्सिमम लोग यही गलती कर दिए होंगे कि मिली मोल को मोल में कन्वर्ट नहीं किए होंगे। क्यों? कितने लोगों का क्वेश्चन सही था? सही था। बोलिए।
सही था क्वेश्चन। चलिए, अब थोड़ा बेसिक चीजें ध्यान देना है। तो कितना इजी क्वेश्चन, मतलब 11 12 में हम लोग पढ़ते थे पीएच निकालना। बस क्या दिया है यहाँ पे, मिली मोल में दे दी। ठीक है। कह रहा है कि द पीएच ऑफ द वाटर एडमिटेड इनटू अ ट्रीटमेंट प्लांट वाज 6। पीएच कह रहा है 6 था इन मॉर्निंग में, कॉन्सिक्वेंट टू इनफ्लो ऑफ रॉ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। पीएच चेंज हो गया 8 24 घंटा में। एज्यूमिंग द लीनियर वेरिएशन कह रहा है, मतलब पीएच और टाइम। मॉर्निंग में कितना था, 6 था। 8 हो गया। लीनियर वेरिएशन ऑफ द टाइम ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा नहीं, लीनियर कंसंट्रेशन पीएच में नहीं कह रहा, लीनियर कंसंट्रेशन है। ये कह रहा है कि आपका लीनियर वेरिएशन इन टाइम ऑफ और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, मतलब एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, और इसमें आपका टाइम में लीनियर है। तो जब मॉर्निंग में पीएच 6 था, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻⁶। और जब पीएच 8 था, तो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻8। तो मॉर्निंग में कितना था, जब जीरो टाइम पे ले लेते हैं, 10⁻⁻6, और ये अभी कितना हो गया, 10⁻⁻8। कितना, ये आपका 12 घंटा में, 12 आवर। इसका मीन वैल्यू लेंगे कितना आएगा, 24 आवर। तो मीन पीएच का क्या होगा, मीन टाइम पीएच वैल्यू, बताओ भाई। तो मीन हम लोग लेंगे ना इसका, मीन ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 2। यही ना होगा मीन। मीन कभी भी निकालने को कहेगा तो ये होगा ना। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो सॉल्व करिए। 10 टू द पावर कितना, -6 कॉमन ले लेंगे, कितना, 1 + 0.01 आएगा। कितना होगा, 1.01 इंटू 10⁻⁻6 होगा। एक्सप्रेशन कंसेंट्रेशन दिया है। मीन वैल्यू निकल गया, मीन पीएच वैल्यू कह रहा है। ये कितना होगा, ये होगा आपका, डिवाइड बाई 2 भी था, तो 0.505 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है। अब एक्सप्रेशन कंसेंट्रेशन बच गया। व्हाट इज मीन बाय लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन कहीं भी दिया है, तो मीन वैल्यू निकालने को कहेगा, इन दोनों का मीन वैल्यू, तो ये प्लस ये डिवाइड बाय 2। ठीक है। लीनियर वेरिएशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में वेरी कर रहा है। ये x1 x2 है, y1 y2 है। स्लोप निकाल लेंगे। लीनियर वेरिएशन मतलब स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, उसमें जब मीन निकालना होगा तो उसका मीन कैसे निकलता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन आ गया, तो पीएच क्या आएगा, -log/10 ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, कितना होगा, -log/10 कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, कितना होगा आपका, 0.505 इंटू 10⁻⁻6। ये ना होगा, ये तो 6 बाहर हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा आपका -log/10 0.505। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये नेगेटिव में कुछ आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.2967। ये होगा आपका 6.296, हो जाएगा आपका पीएच। ठीक है, 6.296, ये आपका हो गया पीएच।
ठीक है, समझ में आया? यहाँ बेसिकली क्वेश्चन में एक तो पहली बात ये समझिएगा कि पीएच का लीनियर वेरिएशन नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि आपका पीएच जो है वो लीनियर वेरी कर रहा है। पीएच अगर लीनियर वेरी करता तो मीन पीएच वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, 6 + 8 / 2 कर देते हैं, कितना 7 आ जाता। लेकिन पीएच आपका लीनियर वेरी नहीं कर रहा है। आपका क्या लीनियर वेरी कर रहा है? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो लीनियर वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁶ था, -8 हुआ। अब इसका मीन वैल्यू मीन निकाल दिए। अब मीन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ गया तो वहां से पीएच निकाल दिया गया। समझे डिफरेंस? इसमें क्या गलती होने का चांस था? बोलो भाई, ठीक है? ठीक है, चले। ये देखिए हार्डनेस से क्वेश्चन आ गया। क्या वन टाइम? क्या सुब्रजीत, क्या कह रहे हो? नहीं समझ में आया क्या? मतलब मैं ये कह रहा था कि इसमें कि जो लीनियर, क्या कह रहा? रिपीट करने को? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनिशियल में आपका पीएच आपका 6 था, बाद में पीएच आपका 8 है। तो पीएच 6 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 10⁻⁻6 होगा ना। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच होता है -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो पीएच अगर 6 है तो 6 = -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये H+ आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? 10⁻⁶। समझे? इसी फॉर्मूला से आया है। तो वही कह रहा है कि पीएच 6 है तो कंसंट्रेशन 10⁻⁶, पीएच 8 है तो कंसंट्रेशन 10⁻8। और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है वो लीनियर वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये लीनियर वेरी कर रहा है और इसका मीन वैल्यू निकालना है। तो मीन वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये, तो मीन वैल्यू निकल जाएगा। मीन वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू आ गया, मीन वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ गया, तो मीन वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू आ जाएगा आपका। मीन वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होगा? पीएच मीन होगा, क्योंकि मीन कंसंट्रेशन से निकला है। ठीक है। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन जो H+ आयन है वो लीनियर वेरी कर रहा है, ना कि आपका पीएच लीनियर वेरी कर रहा है। पीएच लीनियर वेरी करता तो उसका मीन पीएच निकालना होता। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट 6 + 8 / 2 कर देते। समझे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय। बताइए, हार्डनेस क्या होता है? टोटल हार्डनेस जो होता है या फिर हार्डनेस होता है, उसमें दो चीज होता है। एक होता है आपका क्या, कार्बोनेट का हार्डनेस, और एक होता है बाई कार्बोनेट, सॉरी, नॉन कार्बोनेट, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो जितने भी कार्बोनेट का हार्डनेस होता है, सिंपली बॉयल करके उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये होता है आपका टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस। और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है, बेसिकली किससे होता है? सल्फेट आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, क्यों, नाइट्रेट आयन हो गया, सल्फेट, इन सबसे होता है ना। और ये बेसिकली ऐसे बॉयल के नहीं चले आएगा। इसके लिए प्रॉपर आपका केमिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये होता है आपका परमानेंट, एक तरीके से हार्डनेस होता है। जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है, कितना कार्बोनेट हार्डनेस होता है। ठीक है, और कार्बोनेट हार्डनेस आपका किससे आता है? बाई कार्बोनेट एंड द कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यही से आएगा ना। क्योंकि आपका क्या, कार्बोनेट हार्डनेस आपको निकालने का क्या होता था? मिनिमम ऑफ एल्कलिनिटी एंड टोटल हार्डनेस होता था। तो बाई कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम के
बाइकार्बोनेट से नहीं होगा। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इससे होगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या दिया, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बस कार्बोनेट ही नहीं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों लेते थे ना हम लोग एल्कलिनिटी निकालने के लिए, तो ये दोनों होगा। समझ में आया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,000 का, 10,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया गया है, वी गेट द रेवेन्यू ऑफ 6,000 एंड इनकर्व्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 2,000 इन एन ईयर। मतलब मान लीजिए जीरो ईयर पे आप 10,000 रुपये लगाए, ठीक है। पहली ईयर में आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट वो हुआ रेवेन्यू, और 2,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ। ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट कितना होगा हर साल? 6,000 माइनस 2,000, मतलब 4,000 नेट आपका प्रॉफिट आया। यहाँ 4,000 रुपये आया। सेकेंड ईयर में आपका कितना आएगा? 4,000। थर्ड ईयर में आपका 4,000। ये ना है। तो पेबैक पीरियड क्या होता है कि कितने समय में आपका जो 10,000 रुपये है वो आपको वापस पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेके नहीं चलते हैं, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेके नहीं चलते हैं। तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए 10,000 रुपया है और 4,000 हर साल है। कितना आएगा? 2.5 साल में आपका वापस हो जाएगा। पहले साल 4,000, दूसरे साल, तीसरे साल से पहले 2.5 साल में आपका ये आपको मिल जाएगा। समझ में आया? इस पॉइंट पे आपका यहाँ 2,000 आएगा। ये ढाई ढाई साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट था आपका 10,000 का वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ IRR इंक्रीजेज द NPV। एनपीवी आपका क्या होता है बताइए? एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ जीरो ईयर में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, वो नेगेटिव में लिखते हैं हम लोग। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे कुछ ए अमाउंट है, ऐसा होता है ना। इसी का ना इस पे आपका निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस ए अपॉन वन प्लस आई टू द पावर ऑफ कितना, वन, प्लस ए अपॉन वन प्लस आई टू द पावर ऑफ टू। ऐसे चलता है ना, ए अपॉन वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन, इसी का फॉर्मूला बनता था ना, ए इंटू वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन इंटू आई। इससे आप इससे आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। आप इससे देखिए एनपीवी का, इससे देखिए ना, इसमें देखिए ना, ये जो आई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये नेट वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एनपीवी आपका क्या डिक्रीज होगा? क्या है, वन प्लस आई है, डिवाइड में है, तो वन प्लस आई, आई का वैल्यू बढ़ेगा तो वन प्लस आई का वैल्यू बढ़ेगा, वन प्लस आई का वैल्यू बढ़ेगा तो वन अपॉन वन प्लस आई का वैल्यू घटेगा। तो ये क्या नेट आपका वैल्यू घट रहा है ना, एनपीवी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। बताओ भाई। ठीक है, एनपीवी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। चले, इंक्रीज नहीं होगा भाई, डिक्रीज होगा।
इसका मेरे ख्याल से डिक्रीज ही दिया होगा। कैसे इंक्रीज होगा तुम खुद देखो। चेक कर लेते हैं। इंक्रीज होना चाहिए। दिया होगा तो गलत होगा। ठीक है, दिया होगा तो गलत होगा। चले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ आईआरआर इज लेस देन डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब आपका एनपीवी निकालते हैं ना, तो माइनस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस ये मल्टीपल अमाउंट रहता था ना, ए अपॉन वन प्लस आई टू द पावर ऑफ वन प्लस ए अपॉन वन प्लस आई टू द पावर ऑफ टू, ऐसे कर करके ए अपॉन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। और ये आपका होता था ए इंटू वन, इसको फॉर्मूला जो बनता था एन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन इंटू आई, ये होता था ना। ये जो नेट वैल्यू है इसके बराबर हो जाता था, मतलब एनपीवी जीरो। तो वो आई पे आपको मिलता था, उसको हम लोग कहते थे डिस्काउंट, जहाँ पे एनपीवी जीरो हो गया। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि डिस्काउंट एक आपका आई है जहां पे आपका एनपीवी जीरो हो रहा है। मतलब जो ये है, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रहा है। ठीक है, तभी ना हो रहा है। ये पूरा वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रहा है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो आपका नेट जीरो आ जा रहा है। तो उस आई को हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट से कम हम लोग कोई एक वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, बताइएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कोई रखेंगे हम लोग जो डिस्काउंट से कम हो। हम्म, बताइए। वो आईआरआर रखेंगे जो डिस्काउंट से कम हो। डिस्काउंट पे रखने पे तो नेट जीरो हो गया था। अब डिस्काउंट से कम हो, उससे कम वैल्यू रखेंगे, तो पहले जो ये वैल्यू आ रहा था वो उससे क्या अब ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा ना? बताओ भाई। ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? वन प्लस आई टू द पावर वन है या टू है थ्री है, ये वैल्यू कम हो गया, ऊपर ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं आएगा। हम ये कह रहे थे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में रहता है, और ये आपका जो एन्युटी ए आता है इसका ये फॉर्मूला बनता है ना। तो जब ये एनपीवी का वैल्यू जीरो होता है उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। इसी कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई, बताओ। मेरे ख्याल से तो इसी कहते हैं। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इंटरनल रेट जो है डिस्काउंट से कम होगा, तो वहां पे अभी आपका जीरो आ रहा था, तो यहाँ पे आपका क्या पॉजिटिव में आएगा? मेरे ख्याल से पॉजिटिव आना चाहिए। क्या होगा? बताओ भाई। फिर इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा। कल देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को भी, कम लग रहा है।
ठीक है। उल्टा मैं कह दिया हूँ क्या? आईआरआर पे आपका होता है नेट जीरो। आईआरआर, हाँ, उल्टा कह दिया हूँ मैं कि एनपीवी का वैल्यू नेट जीरो होगा तो उसको हम लोग आईआरआर कहेंगे। और डिस्काउंट जो हम लोग मतलब आई इंटरेस्ट रेट है उसको कहेंगे। दैट मेक्स द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट जीरो। ठीक है। उल्टा कह दिया था। समझिए अब। एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो आई होता है जिसपे आपका एनपीवी जीरो, जिसपे आपका एनपीवी जीरो, वो आई है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब उससे ज्यादा कोई एक आई रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आई रखा गया है ना, उस पे एक वैल्यू आया, वो इसका, और दोनों आपस में सेम बराबर होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट जीरो जा रहा है। अब इससे ज्यादा आई पे रखेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या घटेगा? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से वैल्यू क्या घट कम आएगा? बोलो भाई। नेगेटिव नहीं होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आपका वैल्यू कम आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन की देखे थे ना हम लोग कि इफ आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज कर रहे थे, मतलब कि एक वैल्यू है आई, उससे ज्यादा आई हम लोग पुट कर रहे थे तो एनपीवी घट रहा था। वही इस क्वेश्चन में देखिए कि एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे एनपीवी जीरो आया है, उससे ज्यादा एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, डिस्काउंट। उस केस में ये वैल्यू घटेगा, घटेगा ना? बताइए भाई। ये घटेगा और ये नेगेटिव है तो नेट किस एनपीवी कितने में आएगा? नेगेटिव में आएगा। उस केस में ये दो ये पॉजिटिव, ये जितना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना ही ये था, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो नेट ये जीरो हो जा रहा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न केस में। अब उससे ज्यादा हम आई रख रहे हैं तो ये देख रहे हैं ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे आई रख रहे हैं ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू नेट घटेगा ऐसे सम, तो पूरा ये वैल्यू घटेगा जो पहले आईआरआर पे आ रहा था उससे घटा हुआ वैल्यू आएगा। उससे घटा हुआ वैल्यू आएगा तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट के से कम होगा ना। पहले उसके बराबर आ रहा था, उससे कम होगा तो ये नेगेटिव देगा ओवरऑल वैल्यू। ठीक है। नेगेटिव देगा। समझ में आया? ठीक हो गया ये वाला। उल्टा मैं पढ़ लिया था तो। ठीक है। मुझको कुछ क्वेश्चन आपने भेजा था डिस्कस करने के लिए। किसने भेजा था क्वेश्चन? अभी क्लास में है क्या? तुम लोग क्वेश्चन भेजते हो तो थोड़ा एक बार वो नाम वाम लिख दिया करो कि कौन हो तुम। एक बार मैं क्लास में बता दूंगा। अभी वो क्लास में है जिसने क्वेश्चन भेजा था? एक बार और बता दो ये वाला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर क्या था? हम्म, ये कह रहे हैं कि आईआरआर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न या वो इंटरेस्ट रेट जिस पे एनपीवी का वैल्यू आपका हो जाएगा जीरो। तो एनपीवी जब जीरो हो जाएगा तो ये देख रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आपका ये वैल्यू आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कट जा रहा है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आया, के बराबर। तभी ना माइनस आई आई और प्लस आई आई मिलके जीरो हो जाएगा। अब जब भी हम लोग करेंगे, एक हम लोग अलग इंटरेस्ट रेट आई रखा गया जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। तो जब भी ये ज्यादा है, तो ये आई ज्यादा है तो ये नेट वैल्यू क्या कम आएगा? लेस देन आएगा। कम वैल्यू आएगा ना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम वैल्यू आएगा। अब माइनस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये माइनस करेंगे, लेस देन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो क्या नेगेटिव वैल्यू देगा ना एनपीवी? तो वही कह रहा है ना ये। बोलो भाई। समझ में आया? बोलो। ठीक है। हाँ, अब तो ये कह रहा था मैं कि ये क्वेश्चन डाउट में पूछे थे तुम लोग।
ये किसने पूछा था यार? है क्लास में इस समय? बताओ। राजू तुमने पूछा था? हो गया क्या राजू? नेटवर्क इशू हो रहा है बीच बीच में। हेलो। 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 इसने पूछा था, मैं बता दे रहा हूँ। मतलब बीओटी तो आप लोग को पता होना, बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो ऑक्सीजन जरूरत होता है, मतलब कि कितना ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू डिकम्पोज करने के लिए आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वाला। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जरूरत होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। तो आपका बीओडी क्या होता है? बीओडी, आपको पता है ना बीओडी मतलब, बीओडी 5 का मतलब क्या होता है? कि हम लोग इनिशियल बीओडी लेते हैं, उसको 5 दिन बाद, मतलब एक सैंपल लेते हैं, उसको 5 दिन तक छोड़ देते हैं। इनिशियल का लेते हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इनिशियल कितना है, माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका 5 दिन बाद कितना है, डिवाइड बाय एम होता है मिक्सिंग फैक्टर। मतलब कि जो वॉल्यूम इनिशियल था डिवाइड बाय वॉल्यूम फाइनल। ठीक है। ऐसे आपका बीओडी निकलता है डिजॉल्व ऑक्सीजन से। तो बीओडी 5 एट टाइम टी ये कैसे वेरी करता है? बीओडी नॉट, इनिशियल बीओडी था 1 - e⁻⁻kt। इस तरीके से आपका वेरी करता है। ठीक है। के होता है कांस्टेंट, टी होता है टाइम, और जो के है ये टेम्परेचर पे वेरी करता है। ये आपका टेम्परेचर क्वेश्चन दिया हुआ है। के टी इज इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस पे इंटू 1.047 इंटू T - 20। ठीक है। ये आपका क्या होता है? वेंट्स ऑफ आर्हेनियस मॉडुलस। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 150 मिलीग्राम पर ml है। ठीक है। और उस पे के का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.23। तो बीओडी 5 कितना है? 150। बीओडी नॉट निकल जाएगा, 1 - e⁻⁴ माइनस के का वैल्यू कितना है? 0.23। टाइम टी कितना? 5 दिन पुट करते हैं। बीओडी 5 का मतलब क्या होता है? कि 5 दिन तक छोड़ा गया है। तो बीओडी नॉट कितना आ जाएगा? 150 डिवाइड बाई 1 - e⁻⁴ 0.23 इंटू 5। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? तो सॉल्व करेंगे, बीओडी नॉट आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा, सॉल्व करिए। बीओडी नॉट आएगा 219.62 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये बीओडी नॉट आ गया। अब देखिए, केटी के कैसे वेरी करेगा? कह रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस से पूछा है? 15। तो के एट 15 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1.047। टी कितना है? 15 - 20 -5 आएगा। तो के एट 50 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? के 20 में दिया था ना, 0.23 क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस का दिया है ना, रिएक्शन के एज अ टेम्परेचर हैज बीन एस्टिमेटेड। इस किस टेम्परेचर पे? 20 डिग्री पे। 1.047
पावर -5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा के एट 15 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा 0.183। अब क्या बीओडी पूछा है, 15 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा बीओडी नॉट। फिर वही फॉर्मूला 1 - e⁻⁻ बीओडी नॉट निकाल दिए थे यहाँ से, 219.62 टू 1 - e⁻⁻0.183 इंटू टाइम कितना, 5 दिन, क्योंकि बीओडी कितना 5 दिन बाद कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका, सॉल्व करेंगे आएगा 131.772 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? बोलो भाई, क्लियर है? यही क्वेश्चन था, और भी कुछ क्वेश्चंस थे, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एमएमटी के क्वेश्चन से और कुछ डाउट्स जो आप लोग पूछते हैं, एमएमटी के साथ ही हम कवर करते जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को किसी ने डाउट पूछा था, तो ठीक है, समझ में आया ना ये आपको, कि आपका मतलब कि बीओडी जो आप निकालते हैं, एक तो मतलब बीओडी 5 निकालने का तरीका क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल है माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन 5 दिन बाद चेक किया गया, डिवाइड वॉल्यूम इनिशियल डिवाइड वॉल्यूम फाइनली, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अब बीओडी अलग अलग टेम्परेचर पे क्या मतलब है इसका, एक टेम्परेचर पे ये बीओडी, एक टेम्परेचर पे, तो बेसिकली जो कांस्टेंट के है वो दोनों टेम्परेचर पे अलग होगा। कांस्टेंट के दोनों टेम्परेचर निकाल दिए, एक बीओडी से बीओडी नॉट निकाले, फिर बीओडी नॉट का यूज करके दूसरे टेम्परेचर पे हम लोग कांस्टेंट के निकाल के हम लोग बीओडी 5 निकाल दिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला केटी का? ये देखो ना, केटी का फॉर्मूला ये है ना। हाँ देखो कैसे किए हैं। क्या होता है, बीओडी इक्वल टू बीओडी नॉट इन 1 - e⁻⁻ होता है। तो बीओडी 5 मतलब क्या हो जाएगा, बीओडी 5 मतलब 5 दिन बाद, मतलब टाइम कितना 5 दिन रखेंगे, तो वही बीओडी नॉट आपका दिया हुआ है, बीओडी 5 दिया हुआ है, बीओडी 5 दिया हुआ ना 150 इक्वल टू बीओडी नॉट इनिशियल 1 - इसका दिया हुआ है 0.23 इंटू टाइम टी 5 है ना, क्योंकि बीओडी 5 है ना ये, तो टाइम कितना 5 हो जाएगा, यहाँ से बीओडी नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी बीओडी नॉट का यूज करके बीओडी नॉट इंटू 1 - e⁻⁻ का यूज करके हम लोग बीओडी 5 फिर निकाल लेंगे। लेकिन उस केस में हम लोग के क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस यूज किए थे, इस केस में के हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, 15 डिग्री सेल्सियस का। तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि के टी इक्वल टू के 20, जो के 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इंटू 1.047 इंटू टेम्परेचर टी -20। तो के 15 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस पे इंटू 1.047, टेम्परेचर कितना है 15 पे निकालना है ना, 15 - 20 को सॉल्व करिए, 15 - 20 कितना -5 आएगा, तो सॉल्व करिए, के 15 पे आ जाएगा 0.183, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे बीओडी 5 निकल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं। ठीक है ना सबको? हेलो, क्लियर हुआ? 1.047 फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है भाई, केटी निकालने का फॉर्मूला है, जो के कांस्टेंट है 1.047 इंटू टी -20। ये जो यहाँ पे के है ना, ये जो है ना बीओडी एट टाइम टी इक्वल टू बीओडी नॉट इंटू 1 - e⁻⁻ ये के जो है, ये तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का आप निकालेंगे ना बीओडी इस फॉर्मूला में। वही आपको पूछ दिएगा कि बीओडी 5 मतलब टी अगर 5 रख दिए तो बीओडी 5 हो गया ना, बीओडी 5 है 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों केस में के चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा। तो वही क्वेश्चन में कहा है कि बीओडी 5 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है और उसका के ये है, तो बीओडी 5 आपका 15 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो
15 डिग्री सेल्सियस में आपका जो ये के वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा ना। के 15 डिग्री सेल्सियस जो के 20 डिग्री है, और ये फॉर्मूला पुट करके के एट 15 डिग्री सेल्सियस निकाल दिए। अब इस फॉर्मूला में के 15 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे, टाइम 5 पुट करेंगे, बीओडी नॉट हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि बीओडी 5 आपका दिया हुआ था, वहां से हम लोग बीओडी नॉट निकालेंगे। समझ में आया? क्लियर सबको? चले, चलो गुड नाइट। कुछ डाउट होगा तो बताना। हाँ, सेम टाइम पे क्लास रहेगा कल। ठीक है, चलो। गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.